बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आपको सबसे पहले बताएं कि आज आखिरी जुमातुल मुबारक भी है और आप सबका रमज़ान मुबारक हमेशा की तरह अच्छा गुजर रहा होगा। इस अलविदाई जुमे को अच्छे से इबादत करके गुजारिएगा, क्योंकि ये हमारे पास आखिरी जुमा है जिसमें हम अच्छे से इबादत कर सके। इस जो कोरोना वबा है इससे निजात की दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला से रहम मांग सकते हैं, उसका करम मांग सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जितनी आज इबादत हो सके कर बिल्कुल। जुमातुल विदा है जी, और अपनी दुआओं में मुल्क पाकिस्तान को याद रखें, हर फर्द को याद रखें, पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत के लिए दुआ कीजिए कि इस कोरोना वबा से हमें छुटकारा मिल सके और बाकी जो बीमार हैं उनको सेहत मिले, तंदुरुस्ती मिले। जिन लोगों के ऊपर कुछ कर्ज है, अल्लाह उनका कर्ज जो है वो अदा करने की उनको सक्कत दे और वो अपना कर्ज अदा कर सकें। जो लोग बेचारे मुफलिस हैं उनकी अल्लाह ताला मुफलिसी दूर करे। तो जो हम दुआ कर सकते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब के लिए दुआ करेंगे। आज एक और भी अहम दिन है, वो अहम दिन ये है कि आज आखिरी दिन है और उसके बाद लॉकडाउन लग जाएगा। तकरीबन वैसे तो ईद की छुट्टियां मंडे से शुरू हो रही हैं, लेकिन कल से जो है लॉकडाउन वाली सूरत हाल हो जाएगी। सब कुछ जो है वो बंद हो जाएगा। आप लोगों ने जो कुछ खरीदना है या जो कुछ करना है, जो जरूरी आपके काम है वो आज ही कर लीजिए। लेकिन एसओपीज का ख्याल रखते हुए, गैर जरूरी भी बाहर नहीं निकलना है। एसओपीज का ख्याल रखते हुए आपको बाहर जाना है, क्योंकि इस वक्त जो तीसरी वेव हम जिसको कह रहे हैं बहुत ही, हम बार बार बताते हैं कि खतरनाक है, बहुत शिद्दत से वायरस जो है वो फैल रहा है। तो इसलिए आप अपने घरों तक ही महदूद रहें तो बेहतर है। लेकिन जो आपको जरूरी काम करना है वो आप आज के दिन में जरूर आप कर लीजिए, लेकिन एसओपीज का ख्याल रखते हुए कीजिए और इस तरीके से मत कीजिए कि बस आज ही सब कुछ ले लें। जरूरत की चीज जरूर लें। अगर बस आप लोगों के लिए कोई चीज लग्जरी है तो उसको लेने की कोशिश ना ही करें तो बहुत ज्यादा बेहतर है। साथ ही ट्रांसपोर्ट वालों को जो मसाइल होंगे उसका आज हमने खुसूसी तौर पर जिक्र करना है कि ट्रांसपोर्ट कहां पर बंद हो रही है, किस किस्म की बंद हो रही होगी। जिन लोगों ने अपने आबाई इलाकों में वापस जाना है वो कैसे जा सकेंगे, इस पर भी हम तफसील से बात कर रहे हैं। एक और बात जो हम मेरे ख्याल में हम कहना चाहेंगे आप लोगों से वो ये है कि अगर एक बंदे का मार्केट में काम है ना, तो खुदारा एक ही बंदा जाए, पूरी फैमिली जो है ना वो मार्केट में ना पहुंच जाए। इससे रश बढ़ जाता है मार्केट्स में, क्योंकि आज लास्ट डे है। बच्चों को तो लेके ना जाए, बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल लेकर मत जाएं और बुजुर्गों के लिए भी ये खास ताकीद है कि बुजुर्ग भी बाहर कम ही निकले। बिल्कुल जी, हम सब बातें आज करेंगे, तफसील से बात होगी। हम कोशिश करेंगे खासतौर पर ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम के ऊपर बात करने की, क्या एसओपीज हैं उसके। और सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से ही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान इन्फेक्शन रोकने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 8 ता 16 मई मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। सिंध में सख्त पाबंदियां होंगी और एनसीओसी ने भी ईद पर पाबंदियों का हिदायतनामा जो है वो जारी कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। एनसीओसी का कहना है कि शिमाली इलाकों में तमाम दाखिली रास्तों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की तादाद बढ़ाई जाएगी। ईद की तातीलात के दौरान सयाहती मकामात और होटल्स की बंदिश के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। बार बार आपको यही कहते हैं कि सयाहती मकामात का रुख मत कर लीजिएगा, घरों तक महदूद रहिएगा, क्योंकि अगर आप घर तक महदूद हैं तो ही आप महफूज हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आवाम को मास्क पहनने और कोरोना एसओपीज़ पर सख्ती से अमल की ताकीद की और कहा है कि अगले 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा अहम हैं। और एक बयान में कहा कि भारत का हाल देखें, अपना ख्याल करें। जबकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने कहा है कि एनसीओसी की हिदायत की रोशनी में आज शाम 6 बजे के बाद से वफाकी दारुल-हुकूमत में लॉकडाउन का नफाज शुरू कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का यह भी कहना था कि तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी, तमाम बस अड्डों, पार्क्स हो गए, तिजारती मराकज़ हो गए, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। आपको इसके साथ साथ एक अच्छी खबर भी बताते हैं, बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में पहली कोरोना वैक्सीन की तैयारी और पैकिंग शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द पाकिस्तान में वैक्सीन जो है खुद बना ली जाएगी, उसकी पैकिंग जो है वो शुरू कर दी गई है, तो आपको दस्तयाब होगी अपने ही मुल्क की। कैंसिनो बायो की बात हो रही है इसके ऊपर, इसकी सिंगल डोज होती है। खैर, हुकाम वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी माह के आखिर तक मकामी तौर पर जो फार्मूलेट होने वाली वैक्सीन आवाम के लिए मुयस्सर होगी। और हुकूमत जो है यही कह रही है, एनसीओसी की जानिब से भी यही कहा जा रहा था। हमारी अक्सर जब बात भी होती है तो बताया जाता है कि ईद के फौरी बाद तमाम एज ग्रुप्स के लिए जो है
वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाएगा और हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद तो लगवा सकते हैं। गुजरावाला की हम सूरत हाल इशाल बात कर रहे थे कि पंजाब में बहुत जो है मुश्किलात गुजरावाला में पेश आ रही थी, वहाँ पर बात हो रही थी, वेंटिलेटर्स की बात हो रही थी, ऑक्सीजन की बात हुई थी। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला से बात कर लेते हैं। सुहेल ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डीसी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, गुजरावाला में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या नंबर्स हैं, SOPs पर अमल दरामद हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, हमारी जो डिज़ीज़ इंसिडेंस रेशो है अल्हम्दुलिल्लाह वो नीचे आती जा रही है। कल का फिगर हमारा 20 का फिगर है, जो कि 70 से ऊपर जा रहा था। कल 20 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, तो जो कि खुशाइन बात है। दूसरा, हमारे पास पहले 23 वेंटिलेटर्स में से 23 ही फेल जा रहे थे, अभी हमारे पास 18 फेल हैं, 5 तो वैसे ही अवेलेबल है और उसके अलावा भी हमारे पास और भी आ गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, डेप्टी साहब ये भी बताएगा, कोरोना की तशखीस किस हद तक हो रही है या टेस्ट किस हद तक करवाए जा रहे हैं? हम पॉजिटिव केसेस की बात करते हैं, कितने पर डे पर रिपोर्ट हो रहे हैं आपके मुताबिक? हमारे पास जो कैपेसिटी है जो गवर्नमेंट सेक्टर पे, वो तकरीबन 4000 केस पर डे की है। तो वो फुल कैपेसिटी पे परफॉर्म कर रहे हैं जी। जी ठीक है। डीसी साहब, ये भी हमें बता दीजिएगा कि हम जी हम ट्रांसपोर्ट की भी बात कर रहे थे कि आज से ये फैसला पहले हुआ था कि आज से ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिर शायद हफ्ते इतवार की भी गुंजाइश निकाली गई है पंजाब में खुसूसी तौर पर कि जिन लोगों ने बाहर जाना होगा, अपने आबाई इलाकों में जाना होगा, उसके लिए सर क्या प्लान तश्कील दिया गया है कि ज़रा रश ना ज़्यादा लग जाए? देखें, इसके लिए हमने बड़ी एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई है कि जितने हमारे बस स्टैंड्स हैं, एक हमारा यहाँ पे जनरल बस स्टैंड है गवर्नमेंट का, उस बस स्टैंड पे हम SOP को इन्फोर्स कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा SOP को फॉलो करते हुए अपने घरों, अपने शहरों की तरफ वापस जा सकें। उसके लिए हम एक चीज़ इंश्योर करें कि जो मुनासिब फासला, मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, ये हमने लाजमी करार दिया हुआ है। कोई भी बस उस वक्त तक हम ऑपरेट नहीं करने दे रहे जिस वक्त तक वो SOPs को फॉलो नहीं करती। इसी तरह से जो हर बंदा जो बस में सवार हो रहा है उसको प्रॉपर चेक किया जा रहा है और उसके प्रॉपर SOPs फॉलो करवाए जा रहे हैं। इसी तरह से जो हमारी कोशिश ये है कि लोगों को इनकन्वीनियंस भी ना हो, लेकिन उससे गैर ज़रूरी तौर पे रश से भी बचने के लिए हमने इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि एक मुनासिब टाइम दिया जाए, टाइम स्पेस के बाद बसेस पर रवाना किया जाए। अच्छा डीसी साहब, गुज़श्ता बरस हमने देखा कि SOPs पर अमल दरामद उस तरह से नहीं हो सका जिस तरह से होना चाहिए था। अब भी ईद जो है वो बिल्कुल करीब है और कुछ दिन रह गए हैं। क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको यकीनी बनाया जा सके? क्या हिकमत अमली होगी आपकी इस बार? देखें, गुजरावाला में पंजाब में सबसे ज़्यादा इस पर इन्फोर्स किया गया है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ FIRs हैं, 1300 से ज़्यादा FIRs हमने वायलेशंस के ऊपर करवाई हैं। फ़ाइन्स भी लोगों पे इम्पोज किए हैं और लोगों में 50,000 से ज़ायद हम मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो हमने लोगों को जो कानून का ज़ोर है उससे भी लोगों को कायल किया है और लोगों को हमने मोटिवेट भी किया है कि आप वॉलंटरली इसको इन्फोर्स करें, क्योंकि जो इंडियन वेव है, जो जिस तरह से इंडिया में जो सूरत हाल है, तो हम नहीं चाहते हमारे मुल्क में भी कोई इस तरह का सूरत हाल हो और इस तरह का पैनिक क्रिएट हो। तो उसके लिए हमने बाज़ारों में भी ये आगाही मुहिम स्टार्ट की। हर बाज़ार में 1-1 घंटे के बाद अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। हर शॉप के अंदर हम इन्फोर्स कर रहे हैं कि एक वक्त में 5 से ज़्यादा अफराद एक दुकान के अंदर ना एंटर हो सकें, लोग मुनासिब फासला रख के चलें। हर शॉप के ऊपर हमने मास्क और सैनिटाइज़र को लाजमी करार दिया है और इंश्योर कर रहे हैं कि जो मार्केट कमेटीज़ हैं, जो इंतज़ामिया है, उस मार्केट की जो लोकल इंतज़ामिया है उसके थ्रू चीज़ों को ज़्यादा रेगुलेट किया जाए। गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो उसको सुपरवाइज़ कर रही है। हमारे साथ रेंजर्स अब मौजूद है, हमारे पास पाक आर्मी है जो इसको मॉनिटर कर रही है और हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट कर रही है, जो कि गुजरावाला में मैं समझता हूँ बड़ा एक मिसाली कोऑर्डिनेशन कम्बिनेशन रहा है आर्मी का, रेंजर्स का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, जिन्होंने इस सारे जो डिजीज़ इंसिडेंस रेशो है 70 पर डे से 20 पर डे पे आई है।
तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। बिल्कुल ठीक है। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सुहेल ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे और जिस तरह से गुजरांवाला की सूरत हाल है आपने हमें वो बताया कि अब हालात कुछ बेहतर आ रहे हैं, कुछ केसेस कम होना शुरू हो गए हैं, जो कि खुशाइंद बात है। अच्छा, हम दूसरी जो बात कर रहे थे, बड़ी अहम बात, एक निजी लेबॉर्ट्री की बात कर रहे थे। उन्होंने पंजाब में कोरोना वायरस की जो जनूबी अफ्रीकी किस्म है, जिसको हम साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन कह रहे हैं, उसकी तशखीस का दावा किया। बिल्कुल ऐसा ही है, जबकि सूबे में वबा की तीसरी लहर के दौरान बरतानवी किस्म के गलबे की तस्दीक जो हुई है, उसके हवाले से बताया गया। लेबॉर्ट्री ने इंतजामिया के बयान में ये कहा गया था कि मार्च के इख्तिताम पर वायरस की इकसाम पर तहकीक करने के लिए कोविड-19 के 62 नमूने इकट्ठे किए गए थे, जिनमें से 60 नमूने जो हैं बरतानवी किस्म और जो बकाया 2 नमूने थे वो जनूबी अफ्रीकी किस्म के पाए गए हैं। और ये फिर भी बहुत ही ख़तरनाक है। हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे मेरे ख्याल में हमजा के साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन जो है वो किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता था कि जी के बरतानिया की जो हम बात कर रहे हैं, जो हम यूके की बात करें, बच्चों के अंदर वो वायरस तेज़ी से फैल रहा था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे। फिर हमें भारतीय स्ट्रेन की बात हो रही थी, जनूबी अफ्रीकन ब्राज़ीलियन स्ट्रेन की बात हो रही थी। खैर, इस पर तशवीश का इजहार तो किया ही जा रहा है। अब हम ये जानेंगे वो जो 2 केसेस आए वो कब ये देखा गया कि कब ये नमूने इकट्ठे किए गए, कब वो केसेस सामने आए, अब कितना वक्त गुजर चुका है, हम क्या इस हवाले से देखें कि वो क्या स्ट्रेन मजीद बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता, कैसा स्ट्रेन है। हम बात करेंगे इसी निजी लेबॉर्ट्री सरबराह वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शन डिजीज़ ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सर, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन 2 केसेस 62 का आपने सैंपल लिया, उसके ऊपर ये कब किया गया सैंपल? देखिए, मार्च के आखिर में, अच्छा, 23 से लेकर 27 तक हमने तकरीबन कोई 26,000 के करीब सैंपल टेस्ट किए थे लैब। एक चीज़ जो देखने में आई वो ये थी कि एस जीन जो पहले वुहान स्ट्रेन में सब सैंपल में पाया जाता था वो अचानक गायब हो गया। अच्छा, तो उसका मतलब हमने ये लिया कि उसमें वेरिएशन जो होती है बरतानवी और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन में वो एस जीन में होती हैं। अब हमने अगले मरहले पर उसमें से सैंपल्स जो थे वो बरतानवी टेस्ट करने वाली किट पे चेक किए। अच्छा। और हमें ये पता चला कि 90% से ज़्यादा जो हैं वो बरतानवी टाइप उनमें मौजूद है। अच्छा। ठीक है। अब उसके अगला मरहला ये था कि हम जीन सीक्वेंसिंग करते। जीन सीक्वेंसिंग जो है काफ़ी मुश्किल ये टेस्ट है, बड़ा वायरोलॉजी का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे साथी डॉक्टर सादत ने इसमें मेरा साथ दिया और हमने कोई 62 सैंपल जो थे जो सिलेक्ट किए उन पे हमने देखा। उनमें मैं थोड़ी सी वजाहत करूँ कि 59 सैंपल जो थे उनमें तो बरतानवी टाइप थे। अच्छा, अच्छा। 2 में साउथ अफ्रीका की थी और 1 में अनटाइपेबल थी। अच्छा, वो भी स्ट्रेन मुख्तलिफ थी, लेकिन एक चीज़ वो बड़ी अहम है कि जो वुहान स्ट्रेन पहले चल रही थी जो चाइना से हमारे यहाँ आई थी, अब तकरीबन उसका ख़ात्मा हो चुका है। अच्छा। और उसकी जगह इन स्ट्रेन्स ने ले ली है जो तेज़ी से फैलती हैं। और जैसे आपने फरमाया कि बच्चों को भी वो असरअंदाज बच्चों पे होती हैं बरतानवी टाइप। तो ये जो कुछ हम देख रहे थे कि तेज़ी से फैलाव, बच्चों पे असरअंदाज होना और एक लहर की शक्ल जो थी, तो उसकी तस्दीक साइंटिफिकली होती है। और एज ए प्रोफेसर ऑफ वायरोलॉजी मैं पूरी तौसीक के साथ ये कहता हूँ, पूरे वसूख के साथ, कि ये जो है सूरत हाल हमारे लिए एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। लेकिन जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, आपने सही फरमाया, अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि इन टाइप्स के ऊपर वैक्सीन जो है वो फ़ायदेमंद ना हो। यानी कि मौसर है। मौसर है। हिंदुस्तान की जहाँ तक टाइप है, वहाँ इंडियन एक्सपर्ट्स ने कहा है, ब्राज़ीलियन एक्सपर्ट्स ने भी कहा है ब्राज़ील के बारे में कि शायद उस पर, लेकिन जहाँ तक दुनिया का कहना है, जॉन हॉपकिंस का या दूसरों का, वो यही है कि वैक्सीन हम जारी रखेंगे। और एक चीज़ मैं एक बड़ी अहम आपको बता दूं कि बरतानिया में तकरीबन जो वायरस कंट्रोल में है और इन्हीं वैक्सीन की वजह से कंट्रोल में है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बार बार जो हैयत चेंज कर रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये हर वायरस जो है वो दूसरे से अलग है, या फिर ये एक ही वायरस है जो वुहान से आया था, उसने अपनी हैयत चेंज करनी शुरू कर दी है? देखिए, साइंटिफिकली बात ये है
कि हमारे जिस्म में डीएनए होता है और डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। वायरस एक ऐसी चीज़ हैं जो कुछ डीएनए वायरसेस हैं, कुछ आरएनए वायरस हैं। अच्छा। ये जो वायरस है ये आरएनए वायरस है। और वायरस जो है वो खुद तो कुछ नहीं करता जब तक हमारे जिस्म के खलियात में दाखिल ना हो जाए। जब सेल के अंदर जाता है तो सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। अब जब आरएनए से आरएनए बन रहा होता है तो इसमें एरर्स आते हैं। अच्छा। और हमारी बॉडी जो है वो डीएनए वाले एरर जो है उनकी प्रूफ रीडिंग कर सकती है। इसकी प्रूफ रीडिंग नहीं करती। तो प्रूफ रीडिंग जब नहीं होती तो आरएनए वायरस जितने भी हैं इनमें म्यूटेशंस के एरर जो है, जिसे हम गलती कहते हैं उसके म्यूटेशन, उसको फिर म्यूटेशन कहते हैं, वो उसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये नहीं होता कि पूरे का पूरा वायरस म्यूटेट कर जाए, वो तो ख़त्म हो जाएगा वायरस। वायरस को अपना बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है। बिल्कुल ठीक है। अब जो बरतानवी टाइप है उसमें 23 एरर पाए जाते हैं। अच्छा। ज़्यादातर वो एस जीन में है, बाकी जीन्स में भी हैं। तो वो एरर जो हैं वो उसकी हैयत को तब्दील कर देते हैं। अब हुआ ये है कि वायरस जो है जब सेल के ऊपर लगता है तो सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है और रिसेप्टर के साथ जाके अटैच कर देता है। अच्छा। और ये सेल की अपनी प्रोटीन होती है। मैं अक्सर औक़ात कहता हूँ कि सेल वायरस के लिए रिसेप्टर नहीं बनाता। ये ऐसी है जैसे घर में आप रोशनदान बनाए रोशनी के लिए और चोर भी कोई उस रोशनदान के अंदर आ जाए। ठीक है। तो इसी तरीके से रिसेप्टर के साथ जब वायरस लगता था तो पहले उसके लगने का अमल जो था वो इतना सख्ती नहीं थी। अब शिद्दत आ गई है। इस तरह समझ लें कि वायरस की जो की है वो लाख के साथ ज़्यादा मुनासिबत के साथ अब बन गई है। इस एरर ने वायरस के हक में ये एक तब्दीली कर दी है जिससे रिसेप्टर के ऊपर उसके चिपकने का अमल एक ज़्यादा शिद्दत इख्तियार सर, ये कर हम फैसला कैसे करते हैं कि जी यूके स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक है, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक है या साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक है? अभी आपने साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के 2 देख लिए जी, नमूने जो आए वो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के थे। यूके स्ट्रेन में और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन में व्यूअर्स के लिए आसानी से बता दें कि फ़र्क क्या है, ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? देखिए, ख़तरनाक की जहाँ तक बात है ना, अभी तक जितनी तहकीक हुई है वो बरतानवी यही कह रहे हैं सारे दोस्त हमारे कि ये टाइप बीमारी की शिद्दत शायद नहीं बढ़ाती, शिद्दत उतनी रहती। अच्छा, बच्चों पे असरअंदाज होती है ज़्यादा, पहले बच्चों पे असरअंदाज नहीं होती थी। लेकिन अगर एक कमरे में 10 बंदे बैठे हैं और एक बंदा इन्फेक्टेड है, वो आके बैठ जाता है, तो वुहान स्ट्रेन का ये था कि फ़र्ज किया 2 बंदों को लगता है एक से, अब हो सकता है 5 या 7 को लग जाए। अच्छा, तेजी से ये तेजी से फैलता है। ये मैंने कहा जो स्प्रेड इसका है, स्प्रेड इसका फास्ट हो गया। और स्प्रेड फास्ट होने से ये है कि ज़्यादा आबादी का हिस्सा उससे मुतासर हो रहा है और जितने लोग मुतासर होंगे उतनी अमवात भी ज़्यादा होंगी। तो बीमारी की शिद्दत तो शायद वही है जो पहले थी। अच्छा। बीमारी की रोकथाम के तरीके भी वही हैं, बीमारी का इलाज भी वही है, वैक्सीन भी वही है। तो वो चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये वायरस जंगल की आग की तरह तेज़ी से फैल रहा है। आप समझ लें कि एक सैलाब का जो था ना वो रफ्तार वो एक बढ़ गई है और वो रेला जो है वो तेज़ी से। सर, जल्दी से ये बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं या कश्मकश का शिकार है, तजब्जुब का शिकार है, एक हल क्या है हमारे पास? क्या वैक्सीन के अलावा कोई हल है हमारे पास? देखिए, बात सुनिए, बरतानिया ने कंट्रोल किया वैक्सीन के साथ। यूएई में 10 साल मैं रहा हूँ बड़े आला अहदों पे उनके एज ए वायरोलॉजिस्ट, और वहाँ पे हम सख्ती कर सकते थे क्योंकि कानून वहाँ ज़्यादा उसके मंदर आमद होता है। वहाँ पे अबू धाबी स्टेट ने यही वैक्सीन साइनोफार्म लगा के मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर दिया। सही है। तो हमारे सामने मिसालें तो हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई उन पे अमल हुआ। चीचक की वैक्सीन आई थी 200 साल पहले, तो वो बीमारी जो दुनिया में 10% अफराद को मार रही थी, आज उसका खात्मा हो गया। किस वजह से? वैक्सीन की वजह से। आज कुत्ते काटने से मर जाते हैं 100% जिनको वायरस रेबीज हो, जिसको वैक्सीन लगाई जाए वो बच जाते हैं। तो एज ए वायरोलॉजिस्ट जब मैं ये बात करता हूँ तो मैं लोगों को कहता हूँ, खुदारा आप अपनी राय मुझे ना दें आज। अच्छा। मेरी गाड़ी ख़राब होगी, मैं मैकेनिक के पास मैं नहीं ठीक करूँगा। तो लेकिन आज मेरी बात सुने, और आज मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि ये वैक्सीन आपके लिए आई है और लगाएंगे तो इम्यूनिटी डेवलप होगी, ना लगाएंगे तो नहीं। बिल्कुल, लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रिगेडियर डॉक्टर रिटायर्ड वहीदुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का है। और जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे थे, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद जो अभी तक एज ग्रुप्स ओपन हो चुके हैं, आप सब ने वैक्सीन
लाजमी ज़रूर लगानी। लगवानी है। और आज जो है आप जितनी वैक्सीनेट हो सकते हैं या ईद की छुट्टियों से पहले तक जितना वैक्सीनेट हो सकते हैं वो करवा लें। ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा चौथा दिन ये अमल दोबारा से शुरू हो जाएगा, तो दोबारा से वैक्सीनेशन का अमल जब जारी होगा तो आप भी वैक्सीनेट हो जाइएगा। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं और हम बात कर रहे थे माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान जो है उसने काविशें बहुत तेज़ कर दी गई हैं और ज़माना इसका एतराफ़ भी कर रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा का माहौलियाती एक्शन का हदफ 10 साल कबल ही पूरा कर लिया था। अमरीकी खलाई इदारे नासा अर्थ ने भी हंगोल नेशनल पार्क की सैटेलाइट तस्वीर को ट्विटर पर जारी कर दिया। हमजा हाँ जी, और इसके साथ ही कैप्शन भी लिखी गई है कि ये पथरीला खित्ता पहाड़ी गारों और खूबसूरत साहिल के साथ पाकिस्तान के कुदरती इजाबात में से एक है और 6200 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये नेशनल पार्क जो बलूचिस्तान के 3 अजला लसबेला है, आवारान है और गवादर है उन तक फैला हुआ है और इस पार्क के नाम की वजह दरियाए हंगोल है। और माहौलियात के हवाले से अहम खबर यह है कि पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से सूबे भर में 8000 के करीब ईंटों के जो भट्टे हैं उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का काम मुकम्मल कर लिया गया, ये दावा किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही पंजाब हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि सूबे भर में तमाम 7986 ईंटों के भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ भट्टा मालिकान एसोसिएशन का कहना है कि भट्टों को मुकम्मल तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं किया गया है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात के अमले ने ज़्यादातर भट्टों में सिर्फ जो है ब्लोर लगाए हैं, जिसकी वजह से ये अभी मुकम्मल जो है वो टेक्नोलॉजी पर जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं हुआ। माहौलियाती तब्दीली के लिए ये बहुत ज़रूरी भी था कि आप इनको जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करते, क्योंकि आपने देखा होगा स्मॉग का हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। ये माहौलियाती आलूदगी में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर स्मोक टावर्स की बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले इसको भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब ये क्लेम किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। भट्टा मालिकान के कुछ अपने मसाइल हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खैर अभी हम बात करेंगे माहिर माहौलियात मोमी सलीम साहिबा हमारे साथ। मोमी साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं, फिर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, हम स्मोक टावर्स की बात भी करते हैं। पाकिस्तान को आप क्या देख रही हैं? माहौलियात को लेके कितने बेहतर इक़दामात इस गवर्नमेंट ने किए हैं? कुछ बेहतरी आई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट पिछले कितने सालों में जिनका एजेंडा जो है वो माहौलियात के हवाले से है। उससे मुराद ये कि इस करंट गवर्नमेंट ने जो अपना क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम शुरू किया है उसके अंडर उन्होंने ट्री प्लांटेशन है, वाटर रिचार्ज है, जैसे आपने भट्टों का जिक्र किया, किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जाए। इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी बनाई गई है जिसमें टारगेट सेट किए गए हैं जो पहले नहीं थी मौजूद। बहुत अच्छे इक़दामात बेशक ये हुकूमत कर रही है और आई थिंक इसकी बहुत ज़रूरत है इंटरनेशनल लेवल पे भी इस वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो अपनी इकोनॉमीज़ को शिफ्ट कर रही हैं। जो पहले शायद फॉसिल बेस्ड इकोनॉमीज़ थी जहाँ पे अक्सर इस तरह की ईंधन इस्तेमाल होती थी जो माहौल को ख़राब करती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत से ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि उन असरात को कम किया जा सके। इसकी मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान उन मुल्कों की फहरिस्त में है जो माहौल को ख़राब जिन्होंने किया पिछले 100 सालों में, मगर फिर भी एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे जो है पाकिस्तान उभरा है और इस काविशों को जो है बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए है और आई थिंक इंटरनेशनली ये बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज भी किया जा रहा है। अच्छा मोमी सलीम साहब, ये भी बताइएगा, जैसा कि पंजाब हुकूमत ने दावा किया है कि भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है और भट्टा मालिकान कहते हैं कि अभी सिर्फ ब्लोर लगाए गए हैं, मुकम्मल तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल अभी तक नहीं किया जा सका। आप क्या समझती हैं माहौलियाती आलूदगी में बदलाव लाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए ये टेक्नोलॉजी पर इनको मुंतकिल करना कितना अच्छा है? देखिए बिल्कुल बिलाशुबा आपकी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कोई भी ऐसी ईंधन जो माहौल को ख़राब कर रही हो उसको तब्दील करना ज़रूरी है और ये इसी जानिब एक कदम है। लेकिन हमने ये देखना है कि
आया ये स्मॉग का सबसे बड़ा रीज़न है कि नहीं। बेशक है, क्योंकि बहुत से ऐसे भट्टे हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं थे। हम लोग एक ज़माने में इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर चुके हैं, जिसमें हमें ये मालूम हुआ कि बहुत से ऐसे भट्टे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो जो ईंधन या जिस तरह से कारोबार करते हैं, चाहे वो हर लिहाज से, मतलब चाहे वो आपका लेबर राइट्स के लिहाज से भी है, तो वहाँ काफ़ी मसाइल थे। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको बेहतर तरफ लेके जा रहे हैं ताकि वो माहौल को ख़राब ना करें। लेकिन साथ साथ हमें और बहुत से ऐसे इक़दामात करने पड़ेंगे, जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक, काफ़ी परसेंटेज जो है वो ग्रीन हाउस गैस, जो जहरीली गैसेस हैं, उनमें शुमार ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। और पाकिस्तान में इसकी शरह 40% है, जो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों का जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एमिशंस का है ग्लोबली, वैसे तो हमारा दूसरे ममालिक के मुनासबत से कम है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादातर देखा जाए तो 40% ट्रांसपोर्टेशन पे है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी शिफ्ट करें, और बिलाशुबा हुकूमत ने उसकी तरफ भी बहुत से ऐसे इकदाम लिए हैं, जैसे ई व्हीकल पॉलिसी है जिसकी तरफ हुकूमत गई है। लेकिन उसमें सिर्फ जो मुझे थोड़ा बहुत, एक तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है ई व्हीकल, पूरी दुनिया में यूरोप ने कह दिया कि हम इस साल तक जो है पूरी अपनी गाड़ियां शिफ्ट कर देंगे। लेकिन एक चीज़ देखने की हमें ये ज़रूरत है कि हमें मैस ट्रांजिट लोगों को देने की ज़रूरत है। बिल्कुल हम जी, तो अगर हम इलेक्ट्रिक कार सिर्फ इस हद तक महदूद कर देंगे कि गाड़ियों, जो आपकी गाड़ी है आप उसको रिप्लेस कर लें एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ, तो मेरे लिहाज से ना ट्रैफिक का हम मसला सॉल्व कर सकेंगे और ना माहौल का मसला, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एनर्जी जो है कहीं तो प्रोड्यूस हो रही होगी। तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, ईंधन ऐसी खतरनाक यूज कर रहे हैं, तो फिर भी हम सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट से और सेक्टर में, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। मोमी साहिबा, ये भी बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत संजीदा कोशिशें कर रही है, कम से कम कोई हुकूमत तो है जिसने कोशिश की कि इन मसाइल को किसी तरह से एड्रेस किया जाए, लेकिन हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि फौरी तौर पर ही हमारा माहौल बिल्कुल ठीक हो जाए। कितना अरसा लगेगा, आप क्या समझती हैं? जब हम ये सब कुछ कर रहे होंगे तो साथ कितना टाइम लगेगा कि हमारा माहौल कुछ बेहतर हो रहा होगा, हमें स्मोक से छुटकारा मिल रहा होगा? फ़ौरन तो नहीं हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की, और आई थिंक कि माहौल के हवाले से जिस तरह से बिगड़ने में सालों लगते हैं, इसी तरह इसको संवरने में भी सालों लगते हैं। और ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, मेरे लिहाज से ये हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो माहौल की तरफ जो बेहतरी की तरफ जो है कंट्रीब्यूशन करे। तो अगर हुकूमत एक पॉलिसी लेके आती है तो उसको कितना ज़्यादा जो है वो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग उसके ऊपर अमल करते हैं। हम प्लास्टिक पोल्यूशन की सिर्फ बात करें, जो हुकूमत ने प्लास्टिक बैग्स पे बैन लगाया, तो हमने कुछ अरसे में देखा जब तक तो फाइन्स होते रहे, लोगों ने उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया इस्लामाबाद जैसे शहर में। लेकिन जैसे ही फाइन या ये जो हमारा कोरोना वायरस की वजह से एक वो इंस्पेक्शन नहीं हो सकी, तो हमने देखा लोग प्लास्टिक की तरफ दोबारा रुजू। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें बिहेवियर चेंज का जो है वो अमल दखल है, और बिहेवियर को चेंज होते हुए बहुत टाइम लगता है। तो अगर कोई भी इक़दाम हुकूमत ने किया भी है, उसको टाइम इसलिए भी लगता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि माहौल को खुद को बेहतर या उसको ट्रीट करने में टाइम लगेगा, मगर इसलिए भी कि जिन्होंने उस चीज़ पे अमल करना है वो उसको कितनी जल्दी जो है अपनाते हैं। ई व्हीकल पॉलिसी आ गई, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों के पास इतने फाइनेंशियली हालात नहीं हैं कि वो फ़ौरन शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। इसलिए कुछ दोनों तरफ से आई थिंक टाइम लग सकता है, एक खुद जो उसने रिजुविनेट करना है सिस्टम ने, और एक जितना हम लोग बिहेवियर की तरफ, अपने बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम फसलों की बाकियात की बात करते हैं, जैसे कि भारत में भी लास्ट ईयर हमने देखा कि जलाई गई, तो स्मॉग जो है वो पाकिस्तान में भी आया। हमने कुछ दिन पहले भी देखा है कि फसलों की बाकियात जब जलाई गई तो धुआं और स्मॉग पैदा हुई, जिससे गाड़ियों के एक्सीडेंट्स वगैरह हुए, मोटरवे पर हादसा हुए। हुकूमत इसके ऊपर काम कब तक शुरू करेगी, क्योंकि इसके ऊपर भी रोकथाम होनी बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल, आई थिंक पिछले साल कुछ ऐसी मशीनरी मंगवाई गई थी जो आपको जो बाकियात हैं उनको जलाने के बजाय आप उनको उखाड़ बाहर कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप उसको आई थिंक रेंटल पे हैं अभी, वो हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने उनको ख़रीदा है उस मशीनरी को, और वो आप रेंटल पे लेकर, या आई थिंक क्योंकि मुझे उसका मैकेनिज्म सॉरी नहीं पता, लेकिन हुकूमत ने वो मशीनरी ख़रीदी है जो कि किसानों को हेल्प करेगी
ताकि वो तो आई थिंक एक स्मॉग के हवाले से काफ़ी जो इसकी वजूहात हैं, चाहे वो भट्टे हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो जैसे हमने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी और उनका जिक्र किया, तो आई थिंक काफ़ी इस तरह के जो है इक़दामात हुकूमत कर रही है जो होपफुली आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि वो कम होती जाएगी। लेकिन फिर मैं कहती जाऊंगी ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें अपनी स्मॉग की कॉम्पोजिशन का इतना इदराक नहीं है, क्योंकि हमने मेडिकल रिसर्च नहीं की है। हमें ये नहीं पता कौन कौन सी चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है, इसलिए ये कुछ सामने बहुत विजिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने इनको चेंज कर दिया, लेकिन इस पे एक बेहतर रिसर्च होने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, बेहतर रिसर्च होने की भी ज़रूरत है ताकि हमें कंपोजिशन का पता लग सके एक्चुअली है क्या। बहुत शुक्रिया मोमी सलीम साहिबा, आप सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है इशाल कि हम कभी भी नहीं देखते अगर आप किसी शख्स को कहे ना कि भाई आपकी बाइक इतना धुआं छोड़ती है, आपकी गाड़ी इतना धुआं छोड़ती है, तो वो आपको कहेगा कि आपके बाप की सड़क है, आप मुझे क्यों कह रहे हैं। ऐसे ये हमारा रवैया है, अमूमी रवैया। हमें बुरा लगता है कोई शख्स हमें कह रहा हो, लेकिन उससे हमें समझ नहीं लग रही 40% से जायद ये बनता है कि जो सिर्फ हमारी गाड़ियों की ट्रांसपोर्ट की पोल्यूशन की वजह से सिर्फ गाड़ियों। हमारी जो फैक्ट्रीज हैं वो ऐसे एरियाज में होना जहाँ पर लोगों की रिहाइश भी है, लोगों के घर भी मौजूद है, तो केमिकल्स निकलते हैं बहुत ही खतरनाक किस्म के, और वो कितने जो है वो आपकी सेहत के लिए, आपकी सांस के मसाइल आपको पैदा करते हैं, कितने आपके लिए नुकसान देंगे आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि आपके बीच में ही कोई फैक्ट्री लगा के बैठा हुआ है जिससे जहरीले केमिकल्स जो है वो निकल रहे होते हैं। चलें हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पंजाब समेत दूसरे सूबों में 8 से 16 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है और इस दौरान हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सियाती मकामात को भी बंद कर दिया गया है। बंद रहेंगे, ये आज आखिरी दिन है, लेकिन पंजाब ने जो है कल एक नोटिफिकेशन आया जिसके हवाले से हमें पता लगा कि हफ्ते इतवार को भी जो लोग रह जाएंगे वो जा सकते हैं। 50% जो है ट्रांसपोर्ट के अंदर गुंजाइश रखी जाएगी, 50% लोग जो है वो उस पर सफ़र करेंगे और इस तरीके से फैसले किए जा रहे हैं। लोग खासे परेशान भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों ने जाना है और आज आखिरी दिन है और ट्रांसपोर्ट के मसाइल ये थे कि एक तो टिकट मिल नहीं रही थी और अगर टिकट मिल रही थी तो उसमें मनमाने जो किराए थे वो वसूल किए जा रहे थे। ये लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और लोग क्या है कि जो दूसरे शहरों से आए होते हैं काम के लिए, कारोबार के लिए, नौकरियों के लिए या पढ़ने के लिए, उनको वापसी का बड़ा इंतज़ार होता है कि भाई अब ईद की छुट्टियां हैं तो हम वापस अपने घरों को जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ईद लाहौर में, कराची में, हैदराबाद में, किसी भी शहर में जहां पर आप काम कर रहे हैं, आप अपने वर्क प्लेस पर भी गुजार लेंगे, ईद कर लेंगे, तो कोई इसमें कबाहत नहीं है। ईद वहाँ पर भी गुजर जाएगी, लेकिन इस वक्त आपका महफूज रहना, सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पे हम जो सयाहती मकामात पे लोग चले जाते हैं ना, ये मुख्तलिफ शहरों से कहते हैं कि जी कि अब हम सयाहती मकामात की जानिब रुख करेंगे, ईद वहाँ पर जाकर सेलिब्रेट की जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल कष्ट मत कीजिएगा। एक तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, दूसरा अगर आप चले भी जाएंगे तो सियाती मकामात वहाँ पर आगे उन्होंने बंद किए हुए हैं, रास्ते बंद होंगे, सिर्फ उस इलाके के जो लोग होंगे उनको एंटर होने की इजाज़त दी जाएगी। कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना की सिफारिशात के मुताबिक पंजाब में हफ्ते और इतवार के रोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी और 50% सवारियाँ बिठाने की इजाज़त होगी और शहर शहर लॉरी अड्डों पर अपने घरों को जाने के लिए परदेशियों का जो रश है वो हम कल से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। आज तो आखिरी दिन क्योंकि कहा जा रहा था, लेकिन आप परेशान ना हो, हफ्ता और इतवार का दिन भी है। परदेशियों ने ईद की तातीलात और लॉकडाउन से कबल आबाई इलाकों का रुख करना शुरू कर चुके हैं वो, मगर मसला यही है कि उनके पास सिर्फ एक ही दिन बचा है, क्योंकि कल से 16 मई तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लॉकडाउन की वजह से बंद रहेगी। इस साल NCOC की जानिब से शहरियों को ईद उल फितर सादगी से मनाने की अपील की गई है, मगर परदेशियों ने ईद अपने प्यारों के साथ मनाने की ठान ली है। अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए वो अड्डों का रुख कर चुके हैं और इसलिए रश जो है अड्डों पर बढ़ चुका है। कोरोना SOPs का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब मैं बात तो नहीं उसकी किसी ख़ास चीज़ की बात की जाए, किसी ख़ास ऐसी सर्विस की बात कर ली जाए। कल ऐसी मेरे भाई ने वापस आए इधर, मतलब कि इस्लामाबाद से, मैंने पूछा कि कितने फ़ीसद जो है, अब देख एक सीट छोड़ी थी, नहीं छोड़ी थी, वो कहते कि फुल भरी हुई थी, तो फुल भरी हुई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आज बहुत ज़्यादा देखना भी होगा इंतज़ामिया को भी कि SOPs जो हैं उन पर अमल दरामद करवाया जाए। लोग क्या कह रहे हैं जिन्होंने आबाई इलाकों में है, परेशान हैं, उनको टिकट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, हमने बात करने की कोशिश की, आपको वो दिखाते हैं।
जो गरीब तबका है, गरीब आवाम है, वो उसने घरों में जाना है। मज़दूर यहाँ पे इस्लामाबाद में, पिंडी में, कराची में लोग अपनी अपनी मजदूरियों के लिए आए हैं, वो वापस जाएंगे। 500-500 हज़ार रुपए की दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हैं जो, वो तो 50,000 20,000 रुपए की गाड़ी बुक करवा के नहीं जा सकते। इस पे मेरे ख्याल में खान साहब को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। सही वाल जाना है, ट्रांसपोर्ट बंद है। मैंने गाड़ी वाले से बात की, कहता जी 20,000 लेना, 20,000 कहाँ से दें। मैं भी अपनी फैमिली ने मिलने वास्ते नहीं जा सकता कि आगे ईद भी आ रही है, बड़ा दिन है, और बड़े दिन से भी मैं अपने बच्चों को नहीं मिल सकता। अगर हम थोड़े दिन की तकलीफ़ काट लें और एक ये चीज़ जो पेंडेमिक है ये कंट्रोल हो जाए, तो इससे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं होगी। गवर्नमेंट ने जो फैसला किया मेरे ख्याल में ठीक है, वो इसलिए कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन रहता है, लोग घरों में रहते हैं, तो काफ़ी सिचुएशन जो है कंट्रोल में आ जाएगी। लोग जो बाहर से काम करने दूसरे शहरों में गए ना, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्राइवेट टैक्सीज़ पे इतने ज़्यादा किराए होते हैं, लोग जा नहीं सकते। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उसी को इस्तेमाल करना गवर्नमेंट को चाहिए। इसका थोड़ा सा देखना चाहिए। अगर SOPs पे अमल करके इसको अगर ठीक किया जा सकता है तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है। बंद ना करे तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। वो 1800 में, उधर से 1800 में आएगा, इधर से 2500 3000 में आदमी जाता है। ईद करीब होती है, गाड़ियाँ शार्ट हो जाती हैं, किराए में इजाफा हो जाता है ऑटो पे। अभी हमारा तकरीबन उधर का 2600 था, 3500 ले रहे हैं। तो मैंने खुद कल इधर से छोटा भाई को भेजे, वैसे आम किराया 18 से 2000 तक ये लेते। कल मेरे से इधर 2600 रुपये इन्होंने लिए। ये 10 दिन पहले हमारा भाई गया है, 2000 रुपये किराया था इसी सदाबहार से। अभी जो है कल हम लोगों ने बुकिंग करवाया, 2500 रुपया जो है इसका टिकट लिया है। ईद की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इन लोगों ने बहुत लूटमारी मचाया हुआ है। किराया इजाफे के साथ भाईजान जगह ही नहीं मिल रहा, गाड़ियाँ भरी हुई हैं, इसके बावजूद रेट डबल है। लोग ख्वार हैं कि भाई हमें जगह मिल जाए, हम घर पहुँच जाए। लोग यहाँ से जाते थे, कार यहाँ से जाती थी तो वहाँ से उसको सवारी आने की मिल जाती थी। अगर अभी गाड़ी वहाँ जा रही है तो वहाँ से तो गाड़ी खाली आएगी। अब वो जो है ना, पेट्रोल के जाने के भी पैसे लेगा, वो आने की भी जाहिर बात है। जिसका घर कराची में, कराची की गाड़ी जाएगी तो कराची में उसने आना है ना, तो वही अपने हिसाब लगा रहे हैं। 2-2.5 हज़ार रुपये जो है किराया ले रहा है। सब परेशानी में खड़े हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं जो बेचारे मजदूर हैं, उनको गाड़ियाँ नहीं मिल रही। अभी 1600 बोले, अभी धक्के खा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, अभी कहाँ जाएँ हम कल से परेशान है, लाटकाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही है। ये बच्चे देख रहे साथ में, अभी गाँव तो जाना है, ईद तो उधर करना है, बच्चे उधर हैं। और ये आवाम के कंसर्न्स के लिए, शिकायत के लिए वो आपने सुनी। हमजा के डबल जो है वो कर दिए गए हैं किराए। आप अगर ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी, गाड़ियाँ कम हो जाएंगी, बंद कर दी जाएगी ट्रांसपोर्ट, तो किराए जो है वो अपने मनमाने जो दाम है उनके ऊपर वसूल किए जाएंगे। इस पर मेरे ख्याल में हमें बात कर लेनी चाहिए। सूबों के जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट होंगे या तर्जुमान हमारे साथ चाहिए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कादिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद होने से बस अड्डों पर बेपनाह रश देखने को मिल रहा है। क्या वक्त से पहले ट्रांसपोर्ट बंद करने का ये फैसला दुरुस्त था, क्योंकि शहरी परेशान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपने जो क्वेश्चन किया है इसके बारे में ज़रा एक पस मंज़र इसका बताता चलूँ कि ये पिछले 3 हफ्ते से ये बातें चल रही थी। कोरोना टास्क फोर्स जो सिंध में मौज प्रोविंस ऑफ सिंध की है, ये उन्होंने भी डिस्कस किया था। NCOC में भी ये बातें आई थी और आपके सारे मीडिया चैनल्स ने भी इसको वाज़ेह तौर पे बताया गया था कि ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाए, इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट्स बंद की जाए, ताकि ये कोरोना के फैलाव को हम रोकने में कामयाब हो सकें। देखिए, ये जिन जिन को गाँव जाना था, मुश्किलात बिल्कुल हैं, तकलीफ़ें होंगी, तो उन्होंने पहले भी कुछ लोगों ने मूवमेंट की है जो जा चुके हैं, छुट्टियां भी हो चुकी हैं। अब देखिए, अगर बात करते हैं SOPs को फॉलो करके ट्रांसपोर्ट चलाने की, तो मतलब वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि पूरे पाकिस्तान में, मैं किसी अपने सूबे की बात करूं कि हम चलें कदरे बेहतर हैं दूसरों से, लेकिन पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पे कहीं भी प्रॉपर SOPs फॉलो नहीं की जा रही। बार बार हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने एडवाइजरीज जारी की हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। बहुत से हमारे भाई बहन तो अभी कोरोना को बीमारी तस्वर करने से, या पेंडेमिक मतलब ये जो फैला हुआ है उसको बीमारी तस्वर करने से भी इनकार करते हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं है। हकीकत ये है, देखिए, मजबूरन हमें बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी अपने सारे ट्रैवलर्स से कि ये तकलीफ़ें उनको इस साल बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आप कहीं पे ईद का बड़ा दिन है, वो अच्छे तरीके से विद SOPs अगर अपनी कार्स में ट्रैवल करें, जहाँ 1+2 या 1+3 बैठ के बंदा SOPs को फॉलो करके वो अपनी डेस्टिनेशंस तक जा सकें। देखिए, इंट्रा सिटी बसेस को, इंट्रा प्रोविंशियल बसेस को बंद कर दिया गया है और कल से ये दोबारा इस पे हमारी कोशिश होगी कि इसको और मज़ीद इस इक़दाम को सख्त बनाया जाए, क्योंकि देखिए, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग पे ये फैसिलिटी किसी प्रोविंस के पास मौजूद नहीं है कि प्रोविंशियल बॉर्डर पे बसेस को रोके और वहाँ पे उसको चेक किया जाए। लिहाजा हमारे लिए ये लाजमी
लाजमी है पूरे पाकिस्तान में कि ट्रैवलिंग को फ़िलहाल रिस्ट्रिक्ट किया जाए। गैर ज़रूरी तौर पर जब हम लोग कह रहे हैं कि घरों से भी बाहर ना जाएं, तो हमारी रिक्वेस्ट यह है सबसे कि इस दफ़ा जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी है उसकी माज़रत, लेकिन हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है आपकी जान की हिफाजत। अवैस कादिर शाह साहब, ये कहने से मसला तो हल नहीं होगा कि हम जानते हैं कि SOPs पर अमल दरामद उस तरह से नहीं हो रहा ट्रांसपोर्ट पे। ये तो हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत की, इंतज़ामिया की, कि आपने ये इंश्योर करना है बस अड्डों पर रश होने से कोरोना SOPs की धज्जियाँ बिखर रही हैं। उस पर आप क्या इकदाम कर रहे हैं? अब ईद के दिन है, लोगों ने वापस जाना है, ज़्यादा जो है रश हो जाएगा, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बस अड्डों पे जो सूरत हाल है, जो रश है, ये आपने माजी में भी देखा होगा। पिछले 1 साल से आपने देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इंतजाम किए थे वो शायद आपको पूरे मुल्क में देखने को नहीं मिले। सैनिटाइज भी हो रही थी बसें, क्लीनिंग भी प्रॉपर हो रही थी, वो वॉक थ्रू गेट्स भी हमने जो सैनिटाइज़र गेट्स लगाए हुए थे वो भी थे, मास्क भी फराम किए जा रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र भी फराम किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो अब थर्ड सर्ज आई है, ये जो वेव चल पड़ी है, देखें इसने कितनी हद तक ख़तरनाक हद तक ये जो नंबर्स है वो इन्फेक्शन का बढ़ गया है पंजाब में, KPK में और सिंध में भी ये बढ़ता जा रहा है। देखिए, रश तो हमने ख़त्म करने के लिए ही ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया है कि जी देखें इस दफ़ा जो जहाँ पे है वो ईद मनाए। ट्रैवलिंग की फैसिलिटी अब जैसे अब ट्रेन को बंद नहीं किया गया, एयरप्लेन्स अभी तक चल रहे हैं। मैंने तो ये भी कहा है कि अगर रेलवे हुकाम इस पे SOPs पे अमल दरामद कराएं, जो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आप रेलवे स्टेशन पे रश देखें, जिनको ट्रैवल करना था, ये बात पहले से इसलिए की जा रही थी कि जिनको ट्रैवल करना है वो वक्त से पहले ट्रैवल कर जाएं ताकि ये रश ना हो, ना रेलवे स्टेशन पे, ना बस अड्डों पे, ना किसी और जगह पे। तो ये बार बार एडवाइजरीज तो जारी की जा रही हैं। देखें, कोई भी गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल, फेडरल गवर्नमेंट हो या दुनिया भर में किसी और गवर्नमेंट का भी अगर आप देखेंगे जहाँ पे ये कोरोना पे कंट्रोल किया गया है, तो वहाँ पे एडवाइजरीज पे उन नेशंस ने अमल दरामद किया है। वो एक नेशन बन के उन्होंने इस पेंडेमिक से फाइट किया है, तभी उन्होंने इस इन्फेक्शस को इसको बिल्कुल लोअर लेवल तक लाए हैं। मैं माजरत के साथ दोबारा कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में हर गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, जो जिस सतह पे है। सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हमें वो रिस्पांस नहीं आ रहा अपने लोगों की तरफ से जो उनको अमल दरामद करना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इस ईद पे अपने प्यारों की ज़िंदगी के लिए, अपने गिरदो नवाह में रहने वालों की सेहत और ज़िंदगी के लिए हम सबको मिल के साथ दे के एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना पड़ेगा कि हम एडवाइजरीज पे अमल करें जो गवर्नमेंट बता रही है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट बता रही है, उन एडवाइजरीज पे अमल करें ताकि इस डिजीज हम छुटकारा हासिल कर सकें। शाह साहब, जो लोग जुमे के रोज़ अपने आबाई इलाकों में ना पहुंच सके, क्या उनको अपने घरों तक पहुंचाने के लिए सूबाई हुकूमत कोई फैसिलिटेट करेगी? देखिए, अब ट्रैवलर्स जो हैं वो तो लाखों की तादाद में है और इसमें अगर कोई हमसे ये परमिशन मांग रहा है तो उस पर गौर किया जाएगा। मैं इस पर कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी ने कोई हमसे परमिशन मांगी और विद SOPs हमें इंश्योर करवाया कि विद SOPs अगर कोई कहीं पे कोई ग्रुप है 100 लोगों का, 200 लोगों का और वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, मैं इसलिए इस पर कोई आपके चैनल के तवज्जुह से बता रहा हूँ, मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता इस पर कि मुझे ये पूछना पड़ेगा, ये बात आगे भी रखनी पड़ेगी। फिर देखते हैं अगर वो हमें यकीन दहानी कराते हैं कि SOPs को फॉलो करेंगे और यहाँ से उस SOPs को फॉलो करते हुए ट्रैवल करेंगे, उस पर सोचा जा सकता है, उस पर बिल्कुल ठीक है, इस पर सोचा जा सकता है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। और अब हम खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल जानते हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट मलिक शाह मोहम्मद वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा, बाकी सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो बस अड्डों पर बेपनाह रश देखने को मिल रहा है। इन बस अड्डों पर कोरोना SOPs के इतलाक़ के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत के जितने भी अहकामात हैं इसको फॉलो किया है और सूबाई हुकूमत ने जितने जैसे भी SOPs है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, उसकी तादाद को, पैसेंजर की तादाद को कम करना है, तो इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है सूबाई हुकूमत ने। और जो हमारी पुलिस है, क्योंकि हमारी अपनी फ़ोर्स नहीं होती है ट्रांसपोर्ट, हमारे जितने भी अहकामात होते हैं, SOPs होते हैं, वो हमारे ट्रैफिक पुलिस फॉलो करते हैं। तो इस पे हमने कोशिश की है आखिरी हद तक कि हम इसको फॉलो करें और सूबाई हुकूमत के अहकामात को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है सर, ये भी बता दीजिएगा कि ईद पर खैबर पख्तूनख्वा में सियाहती ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं कि लोग सियाहती मकामात का रुख ना कर सकें अपनी गाड़ियों पर भी?
सूबाई हुकूमत ने टूरिज़म के बारे में बाकायदा अनाउंसमेंट की है। हमारे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और नोटिफिकेशन भी सूबाई हुकूमत ने जारी की है। इसमें वाज़ेह अहकामात है कि जितने भी मिनिस्टर्स है, MPs है, वो अपने हुजरे में नहीं बैठेंगे, SOP को फॉलो करेंगे। और इसके साथ जो भी हमारे सियाहती मराकज़ है, इस पे ईद के मौके पर 8 मई से 16 मई तक मुकम्मल पाबंदी होगी। ठीक है, क्योंकि हम में इंतहाई ख़तरा है। कोरोना की जो सूरत हाल है वो एक वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है और एक आलमी वबा है। और एक ऐसे मैंने पहले गुजारिश की कि हमारा सामना एक ऐसे दुश्मन से है कि जो नज़र नहीं आ रहा है। हमारा जो फतह है, जो हमारी कामयाबी है, वो सिर्फ SOP को फॉलो करने में है। तो हमें चाहिए, आवाम को चाहिए, हम अपील करते हैं, हाथ जोड़ के उससे अपील करते हैं कि खुदा के लिए खुदारा हुकूमत के जितने भी SOPs है, अहकामात, इस पर सख्ती से अमल करें। ये आपके बच्चों की, आंदान की, आपके खैबर पख्तूनख्वा के, आपके पाकिस्तान के मफाद में। ठीक है, हम भी अपील करते हैं सर। बहुत शुक्रिया मलिक शाह मोहम्मद वजीर सर, हम हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि किस तरह से अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है SOPs पर। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए। ये अच्छी खबर है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग बाजार अमेज़ॉन पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल करने के लिए तैयार हो गया है। और मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने कहा है कि अमेज़ॉन कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को अपने फ़रोख्त को निंदगान की फहरिस्त में शामिल कर लेगा। बहुत बड़ी खबर है। मैं तो परेशान था कि ये ऐसा क्यों है, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर शोर क्यों मचा हुआ है, टॉप ट्रेंड क्यों कर रहा है कि जी कि अमेज़ॉन ने जो है पाकिस्तान को ये हामी भर लिया कि अब आपको हम सेलर लिस्ट में शामिल कर लेंगे। इतना तूफ़ान क्यों खड़ा हो गया, इससे आखिर फ़ायदा होगा क्या, पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा होगा। यकीनन कुछ तो है जो शायद मुझ जैसे लोगों को और मेरे जैसे जो लोग देख रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी खबर है। तो यही हमने आज समझने की कोशिश करनी है कि आखिर इशाल इससे फ़ायदा होगा क्या। तो फिर हम बात करेंगे CEO एनेबलर्स साकिब अज़हर साथ मौजूद हैं। अमेज़ॉन को इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, उन नामों में से हैं। इनसे ही जानते हैं कि आखिर भाई फ़ायदा क्या होगा। साकिब अज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी इस्लाम। क्या कितनी बड़ी खबर है मतलब ये, और फ़ायदा क्या होने जा रहा है पाकिस्तान को, कि क्यों टॉप ट्रेंड कर रही है ये चीज़? देखें, इस वक्त हम इस तरह से देखें कि एक ऐसे प्लाजे ने अलाउ किया है पाकिस्तान को सेल करना जिसकी वैल्यू $1.7 ट्रिलियन है। ऐसा प्लाजा वो जिसकी डेली की सेल बिलियंस में है, राइट। सो क्योंकि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी वो मार्केट प्लेस है, उसमें 106 से 107 मुल्क ऐसे थे जो कि सेल कर सकते थे अपनी प्रोडक्ट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं था। तो जो एक बहुत बड़ा लैग था कि यहाँ के लोग जो थे बाहर किसी अप्रूव कंट्री जो कि 106 मुल्क थे वहाँ किसी कंपनी बनाकर वहाँ से रजिस्टर्ड करते थे अमेज़ॉन पे सेलिंग करने के लिए, क्योंकि इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल देयर, पीपल आर मेकिंग $1 मिलियन। तो अब वो पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह गेटिंग अप्रूव्ड, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स अब दुनिया में जा सकेंगी पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज़ करते हुए अमेज़ॉन पे, और वहाँ से डॉलर इंपोर्ट होकर पाकिस्तान आएंगे। दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी। इससे बड़ी विन विन सिचुएशन है और क्या हो सकती है। कितना को रेवेन्यू जनरेट होगा जो आप कह रहे हैं कि डॉलर्स आएंगे, शायद कितने डॉलर्स आएंगे? देखें, अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो भी लें, अगर 1 लाख लोग पाकिस्तान में जो कि ना कि सिर्फ सेलर भी हों बस अपनी सर्विसेज भी दें, वो भी अगर $700 जनरेट कर लें तो $700 पर मंथ अगर जनरेट करें तो $7 करोड़ बनते हैं, जो कि 10 बिलियन रुपीज़ हैं पाकिस्तानी पर मंथ। हम ये जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, जो कि एक बहुत ही ईजी सिनेरियो है कि $700 एक नॉर्मल बच्चा भी अर्न कर सकता है अगर वो मेहनत करे तो। अच्छा, ये भी बताइएगा साकिब कि हमें सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है या कर लिया जाएगा और कितना वक्त लग सकता है इसमें?
As per my conversation with Pakistan कॉन्सुलेट लॉस एंजलिस जनरल जो कि इसको लीड कर रहे हैं लॉस एंजलिस में, बेस्ड ऑन देयर कन्वर्सेशन विद अमेज़ॉन, दे हैव बीन टोल्ड कि इट कैन हैपन एनी टाइम। सो आज होता है, कल होता है, या इसको कुछ वीक्स और लग जाते हैं, बट प्रिंसिपली इट हैज़ बीन एग्रीड कि पाकिस्तान विल नाउ बी इन अप्रूव कंट्री लिस्ट। बिल्कुल ठीक है। इसका क्रेडिट हमने किसको देना है, ये आप हमें बताएं कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने जिस तरह से ट्वीट की, जिस तरह शहबाज गिल साहब ने ट्वीट की, आप लोग हैं मतलब कि प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर रहे थे, क्या हो रहा था, किसका एक्चुअल क्रेडिट बनता है कि वो लोग राज़ी हो गए कि जी पाकिस्तान जो है सेलर लिस्ट में हम शामिल कर लेते हैं? आई थिंक जो ड्राइविंग सीट पे जो थे, वो ड्राइविंग सीट पे तो पाकिस्तान कौंसल जनरल लॉस एंजलिस में जो लोग बैठे हैं, दे वर द वन हु वर स्पीकिंग टू अमेज़ॉन। जूम सेशंस चलते रहे, उनकी कॉल्स भी मुझे आती रहीं जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जो कि हेल्प कर सकती है उस जूम सेशंस में अमेज़ॉन के साथ कन्वर्सेशन जब उनकी रही, तो आई गिव क्रेडिट टू देम एंड आल्सो क्रेडिट टू एवरीवन who actually become the part of this Amazon community, because लाखों लोगों की जब कम्युनिटी बनी तो ही प्रेशर बिल्ड हुआ, दुनिया ने देखना शुरू किया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इट्स एक्चुअली गेटिंग क्रेजी कि जिस मुल्क में पाकिस्तान अप्रूव्ड कंट्री भी नहीं है, जो ऐसा मुल्क जो अप्रूव भी नहीं है, उधर लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं, और वो लाखों लोग ऐसे इकट्ठे हो गए हैं जो किसी और दुनिया में इकट्ठे नहीं हुए। तो ऑब्वियसली अमेज़ॉन डिडंट हैव एनी मोर चॉइस टू सी द पोटेंशियल ऑब्वियसली ऑफ दिस कंट्री, which is natural कि we showed the potential and then forced others to come on the driving seat to take actions. So अच्छा सर, पेपाल की बात कर लेते हैं। जो फ्रीलांसर्स हैं, ई कॉमर्स से वाबस्ता लोग हैं, वो बड़ी शिकायत करते हैं कि पेपाल को होना चाहिए पाकिस्तान में। क्या इसके ऊपर भी काम हो रहा है? हम समझते हैं कि पाकिस्तान आ जाए। पेपाल के ऊपर डिस्कशन तो रही पिछले दिनों भी असद उमर से व्हेन वी मेट, एंड इट वाज बीइंग एडवाइज्ड कि दे हैव आस्क्ड मोर टाइम, जिसके लिए अभी एज सुन एज पॉसिबल तो ये मुमकिन नहीं है, बट इट विल टेक अ वाइल फॉर पेपाल टू कम, बट इवेंचुअली व्हेन द बिगेस्ट मार्केट प्लेस इज एनेबलिंग पाकिस्तान टू इन देयर अप्रूव कंट्री लिस्ट, देन बाकी सारे भी आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते आएंगे। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में पैसा आ रहा होगा, वो मतलब कि टैक्सेबल होगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कैसे पाकिस्तान में पेमेंट आ रही होगी, किस पे अकाउंट, पेयोनीर के अकाउंट बनाने पड़ेंगे, हमारे बैंक से इस्तेमाल हो रहे होंगे, क्या तरीका का? जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अभी अमेज़ॉन सिर्फ 20 मुल्क होंगे जिनके बैंक अकाउंट एक्सेप्ट करता है। अच्छा, तो उसमें तो हमारा नाम अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा, और इसीलिए हम मीन वाइल यूज़ करेंगे करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज, जिसका नाम है पेनियर है, ट्रांसफरवाइज है, हाइपर वॉलेट है। ये जो बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम जैसे मुल्क भी यही सिस्टम को यूज़ करते हुए पैसे रिसीव करते हैं उन करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज में, और उनको पाकिस्तान की किसी लोकल बैंक में विड्रॉ करते हैं। अच्छा। और वो वैसे ही ऑब्वियसली जो रूल्स हैं पाकिस्तान के कि फ़ॉरेन इनकम जब आती है या फ्रीलांसिंग इनकम के जो टैक्स रूल्स हैं वही अप्लाई होंगे उसको। अच्छा साकिब, कोई भी अमेज़ॉन सेलर अकाउंट जो है वो बना सकेगा और अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर सकेगा? जी, जब पाकिस्तान अप्रूव कंट्रीज़ में आ गया तो ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज़ करते हुए लोग अकाउंट बना सकेंगे, बट एक्चुअली व्हाट आई सजेस्ट इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, बिकॉज आप जब अमेज़ॉन पे सेल करने जा रहे हैं तो आप ये नहीं है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए कि दिखाया कुछ और फिर दिया कुछ, तो ये एक ट्रेंड सेट ना हो जाए कि पाकिस्तान के लोग जो दिखाते हैं वो देते नहीं हैं। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये रजिस्टर्ड लोग ही पहले सेल कर सकें अमेज़ॉन के ऊपर, लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। इसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि कल को ये फायर बैक ना करे हमें। फायर बैक करने की आपने बात की, मैं आपकी बात से यही बात करना चाह रहा था कि कल को हमें नुकसान तो हो सकता है इस चीज़ का कि अगर पाकिस्तानी वही काम करें जिस तरह से अक्सर हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो अंदर ईंट आ जाती है, अंदर पत्थर आ जाते हैं कि जी कि वो उन्होंने सिर्फ उसका वज़न पूरा किया होता है। तो अमेज़ॉन कितनी सख्ती करता है इस चीज़ के ऊपर, अगर आप कोई गलत चीज़ एक दफ़ा भेज देते हैं तो कितना चेक अमेज़ॉन रखता है? देखिए, ज़ीरो टॉलरेंस है बेसिकली उसके ऊपर, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, because why this marketplace is the biggest marketplace, because people have started to trust, they know कि जो दिखाया जा रहा है वही आएगा। तो वो Amazon बहुत रेस्ट्रिक्ट है इसमें, आपको मे बी पहली दफ़ा वार्निंग मिले, कई दफ़ा वार्निंग्स मिलती भी नहीं, डायरेक्टली सस्पेंड कर लेते हैं। अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, लिस्टिंग सस्पेंड हो सकती है, स्टोर सस्पेंड, सो दे पेनलाइज यू
you heavily if you do not do based on the rules. चलिए, ये तो बड़ी टेक्निकल बातें हो गई ना कि जी कि ये बड़ा फ़ायदा होगा जी हमें, ये मुझे और इशाल को ये समझ आई है कि पाकिस्तानी मईशत को बहुत फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, नौजवानों को बहुत फ़ायदा होगा, घर में काम करने वाली ख़वातीन जो हैं जो घर में बैठ के काम कर सकती हैं, बहुत फ़ायदा होगा। काम कैसे करना है? देखें, दो तरह के वही लोग हैं, जिसके पास पैसे होंगे वो सेल करेगा, मोर सेलर्स जनरेट मोर टास्क फोर्स जो कि उसके लिए काम करेगी। जिसके पास पैसे नहीं है वो अपनी सर्विसेज ऑफ़र करेंगे लोगों को। किसी के पास पाकिस्तान में तो लाखों लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपया है, तो क्यों ना वो उनको बिजनेस प्लान पिच करें, उनकी इन्वेस्टमेंट को यूज़ करते हुए, बिकॉज हम स्किल अगर फोर्स हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट को यूज़ करते हुए ही वो बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, किसी का पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम घर बैठे हुए होते हैं, हमारे पास करोड़ों रुपए तो होते हैं, लेकिन हम दिमाग नहीं होता हमारे पास कि हम उसको कैसे यूज़ करें, हम किधर लगाएं, और हम डर भी रहे होते हैं। तो वो जो टीम होगी वो अपनी सर्विसेज देगी कि किस तरीके से आप इसको लेकर आ सकते हैं, क्या आइडियाज़ दे सकते हैं। एग्जैक्टली, उनको पता है कि क्या सेल करना है, कैसे आपकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, कैसे रैंक करना है, मार्केट में बैठ के क्या किस मार्केट में। अब फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, मतलब बिलियंस डॉलर्स की मार्केट प्लेसेस हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज स्कोप। एक और चीज़, मतलब सेलर लिस्ट में हमें शामिल कर लिया गया है। हम खरीद पहले ही सकते थे पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़ॉन से, ये भी ज़रा नहीं, पहले भी नहीं, हम अभी भी नहीं खरीद सकेंगे। नहीं, डिलीवरी इज़ अ डिफरेंट थिंग। वहाँ से ऑर्डर करके पाकिस्तान में शिप करवाना, कुछ प्रोडक्ट्स शिप होती हैं, अच्छा। लेकिन जिसमें FBA अमेज़ॉन का जो प्रोग्राम है वो कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे वो शिप नहीं करता, तो पाकिस्तान में अभी शिप नहीं करता। मतलब अगर हम पाकिस्तान से बैठ के बेच रहे हैं तो हम बाहर ही बेच रहे होंगे, हम पाकिस्तान के अंदर नहीं बेच रहे होंगे। नहीं, पाकिस्तान के अंदर नहीं, हम बाहर ही बेच रहे हैं, जहाँ पे अमेज़ॉन अपनी जिनकी इस वक्त 19 मार्केट प्लेसेस हैं, सो उन 19 जगहों पर बेच सकते हैं, बट वी डोंट नो अभी कि वो अप्रूव कंट्री में पाकिस्तान किस मार्केट प्लेस में आता है। तो इसके ऊपर भी काम क्या हो रहा है कि वेयर हाउसेज जो अमेज़ॉन के यहाँ पर भी हों, ताकि यहाँ पर भी लोग ख़रीदारी कर सकें? नहीं, अभी इसको बहुत ज़्यादा डेकेड्स चाहिए, इट विल टेक अ वाइल कि जब अमेज़ॉन अपने वेयर हाउसेज पाकिस्तान में अभी हमें बहुत सारा वो एक बिल्ड करना पड़ेगा, ट्रस्ट। बिल्कुल। अभी हमें उसी मार्केट में, अगर हम अमेरिका में बेचना चाहते हैं तो हमें FBA अगर करना है तो अमेरिका में ही अपना जो है कंटेनर भेजना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्ट उधर होंगे। बिल्कुल, अगर आप पाकिस्तान से कराची से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस जो कि मे बी लॉस एंजलिस में, अगर आप यूरोप की मार्केट में सेल कर रहे हैं तो आप लंदन में किसी वेयर हाउस में अमेज़ॉन के भेज रहे हैं एक्सपोर्ट, बस ऊपर मेड इन पाकिस्तान का टैग होगा, और पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल यही बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब हम जब बिज़नेस की बात करते हैं ना साकिब साहब, तो ज़हन में आता है कि ये तो बड़े लोग कर सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते। आप जब बताते हैं कि 17 साल का बच्चा जो है वो भी इतने डॉलर्स कमा रहा है, तो फिर एक हैरत होती है। कौन से लोग हैं जो काम ये कर सकते हैं, कौन से लोग हैं ये स्किल सीख सकते हैं? क्या कोई ख़ास सर्टिफिकेशन है, कोई ख़ास तालीम है इसकी, या नहीं आप कुछ नहीं आपको आता फिर भी आप कर सकते हैं? नहीं, ये कुछ नहीं आता वाला तो नहीं है, इसमें यू मस्ट लर्न स्किल्स। ऑब्वियसली स्किल लर्न करने के बाद ही आप अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया से सेल कर रहे हैं। जैसे इस वक्त अमेज़ॉन पे 12 लाख सेलर्स आते हैं एक साल में, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान अगर ऐड हो रहा है तो अगर वो हम कह रहे हैं कि ये 13 लाख आना शुरू हो गए, तो ये कि ये मोर पोटेंशियल है उन लोगों के लिए जो कि टास्क फोर्स जो कि जानती है इस काम को, उनको अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते। अब वो लोग हैं जो कि थोड़ा सा कंप्यूटर को जानते हैं, थोड़ी सोशल मीडिया का उनको पता है, बिज़नेस माइंडसेट है। एक बंदा है जैसे जिसको घर बनाना है, वो घर बनाने के लिए उसको पता है प्रिंसिपली कि क्या चीज़ कहाँ पे लगनी है और क्या नहीं, बट वो खुद नहीं बना रहा, वो हायर कर रहा है लोगों को जो कि उसके लिए एक ईंट को वहाँ पे लगा रहे हैं एंड ऑल दैट। इसी तरह से ये लोग मौजूद हैं कि आप खुद ना करें, अगर आपको नहीं पता, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप पाकिस्तान में उन लोगों को हायर कर लें जिसको पता है कि कंटेंट कैसे लिखना है, डिज़ाइन कैसे करना है, आपने प्रोडक्ट कौन सी सेल करनी है, लॉजिस्टिक्स पाकिस्तान से फॉरवर्डर्स को यूज़ करते हुए कैसे यूरोप में भेजना है, फिर पैसे कैसे आने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्रांड कैसे डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं लोगों को। तो कैसे सीखें ये स्किल्स? हमें ये भी तो बताएं, किधर जाएं, हमें स्किल सिखा दें भाई, कितना टाइम लग जाएगा ये स्किल सीखने में? जिस तरह डिग्री 4 साल में करते हैं, स्किल्स भी 4 साल तो नहीं लग जाएंगे सीखने? जी, इसमें आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, इसी तरह हमारी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम लोग फ्री एक्सेस इनिशियली आपको देते हैं जिसका नाम एनेबलिंग वीडियो सीरीज़ EVS के नाम से। तो
अब उसमें 80+ स्किल्स हैं, जिसमें अमेज़ॉन के भी मल्टीपल स्किल्स हैं, आप सीख सकते हैं। इट्स फ्री एक्सेस टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट। सो आप enablers.org/EVS पे जाइए, वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में सीख, बिल्कुल फ्री है। ज़रूरत है इसमें, वीडियोस देखने में काफ़ी टाइम जो है वो दरकार है, तो पेशेंस की ज़रूरत है इसमें सिर्फ। बिल्कुल, इसमें पेशेंस चाहिए कि लोग 2 घंटे नेटफ्लिक्स तो देख लेते हैं, जब वो EVS या कोई ऐसी चीज़ देखने के लिए आते हैं तो वो बोर होते हैं, बिकॉज यार ये मैं लर्न कर। अच्छा, ये लेक्चर सीरीज टाइप ही है? लेक्चर्स हैं, वीडियोस लेक्चर्स हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ आप कैसे कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आप नहीं सीख पाते, कहते हैं मुझे किसी मेंटोर की ज़रूरत है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है इस फील्ड में, उसको भी आप हायर कर सकते हैं। वो भी एनेबलर्स इज ऑफरिंग दैट एज वेल। मिनिमल चार्जेस ही हैं उसके, कोई इतने तो नहीं है कि बच्चा परेशान ही हो जाए घर में कि जी कि अब घर वालों को कैसे समझाऊं, जो इसको फ्रॉड समझ रहे हैं उनको मैं कैसे समझाऊं कि अब मैं ये कोर्स करने लगा हूं? नहीं, वो डिपेंड्स है कि आप मिनिमम किसको कहते हैं और मैक्सिमम किसको कहते हैं। अच्छा, चलें साकिब अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपको मुबारक हो कि आपकी भी काविशें इसमें शामिल थी, वो काम कर रहे हैं, आप उनमें से एक हैं, और पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और अगर पाकिस्तान में बाहर से डॉलर्स आ रहे होंगे तो पाकिस्तान की मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसी की तो बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ये रेवेन्यू जनरेट, इस गवर्नमेंट को क्रेडिट देना भी बहुत ज़रूरी है। हम गवर्नमेंट को भी क्रेडिट दे रहे हैं, हम साकिब साहब को जहाँ पर क्रेडिट दे रहे हैं वहीं पर हम गवर्नमेंट को भी क्रेडिट दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जी दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच ही होगा। पाकिस्तान का टूर जो है हम उम्मीद करते हैं कि जीत के साथ इख्तिताम पजीर होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने 13 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। हैरानकुन तौर पर टेस्ट स्क्वाड के लिए मुंतखब किए गए जो साउथ शकील हैं उनको शामिल नहीं किया गया, 13 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। दूसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी टीम के 13 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। खिलाड़ियों में वही खिलाड़ी कप्तान बाबर आजम होंगे, ओपनर में आबद अली होंगे, इमरान भट्ट होंगे, अजहर अली हैं, फवाद आलम को शामिल किया गया है। दीगर खिलाड़ियों में मोहम्मद रिजवान हैं, विकेट कीपर के तौर पर फ़हीम अशरफ हैं, हसन अली हैं, शाहीन अफरीदी भी हैं, ताबिश खान हैं, नुमान अली, साजिद खान और हारिस रऊफ जो है वो इसमें शामिल हैं। हाँ जी, ताबिश को शामिल किया गया। अब हम देखना ये भी होगा कि ताबिश को हम खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। साजिद को खिलाया गया था, अब आगे क्या फैसला होगा। दूसरी तरफ कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जिम्बाब्वे से पहला टेस्ट मैच 3 दिन में जीता है और विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ दूसरा टेस्ट मैच ही खेलेंगे। और अगर विनिंग कॉम्बिनेशन हुआ तो शायद ताबिश की जगह तो फिर नहीं बनती है। बिल्कुल ऐसे उन्होंने कहा है कि फवाद आलम के तजुर्बे से टीम को बहुत फायदा हो रहा है। शुक्र है कोई बंदा ये बात मान तो रहा है। बिल्कुल मान रहा है। दूसरे टेस्ट मैच में भी जीतने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि टेस्ट मैचेस कम और वाइट बॉल क्रिकेट ज़्यादा हुई है। ऐसे ही है, जब हम मतलब वनडे या T20 की बात करें वो ज़्यादा हो रहे हैं और हम मिडिल ऑर्डर में उसमें जो है ना हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है और कोशिश हो रही है कि हमें कुछ अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल जाएं। बात करेंगे सीनियर तजियाकार स्पोर्ट्स एंकर इरफान ज़हीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरा मैच हम तो उम्मीद यही रख के बैठे हैं कि जीत जाएंगे। पहला सवाल विनिंग कॉम्बिनेशन पे है, क्यों विनिंग कॉम्बिनेशन? नहीं, मेरा ख्याल है ये अप्रोच ठीक नहीं है। ऐसी सीरीज़ ही होती है जैसे हमने इवन दो T20 में बात की थी कि आपको यंगस्टर को खिलाना चाहिए, ताबिश को मस्ट चांस देना चाहिए, धानी के लिए अपॉर्चुनिटी है। उसको तो 13 में रखा ही नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे लड़कों को ज़रूर खिलाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा डरी हुई अप्रोच, टिमिड अप्रोच के साथ वो जा रहे हैं। अप्रोच की आप हमेशा बात करते हैं। हाँ, वो बिल्कुल मैं करता हूँ। आप देखें ना उसका फेयर लेवल देखें, स्केयरनेस लेवल, कि खुदा न खास्ता हम अगर हार गए तो शायद मेरे पे बात आ जाएगी और क्या हो जाएगा। तो ये अप्रोच जब तक होगी टीम डेवलप नहीं होती। टीम बनाने के लिए आपको रोटेशन पॉलिसी रखनी पड़ती है। एग्जांपल मैं हमेशा इंग्लैंड की देता हूँ कि वो अपने कैप्टन को भी बिठा देते हैं। क्या बात है, ठीक है ना। जब भी उनको लगता है कि हम थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, हम मैचेस जीत रहे हैं, तो वो कैप्टन को भी बाहर बिठा देते हैं। अच्छा, तब्दीलियां होती देख रहे हैं क्योंकि बाबर आजम ये कह रहे हैं कि विकेट देखकर जो है वो प्लेइंग 11 का मेरा ख्याल है सिर्फ एक शायद पेस बॉलर की आए, ताबिश को शायद इंडक्ट किया जाए, उसके अलावा तो मैं नहीं देख रहा। हारिस को तो नहीं कर दिया जाएगा? मुश्किल लग रहा है, हारिस का मुश्किल लग रहा है। ताबिश का किसकी जगह? मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी को या हसन अली में से दोनों में से किसी एक को बिठाएंगे। हसन को भी बिठाया जा सकता है। देखिए तो कमबैक ही कर रहे हैं। नहीं, वो कमबैक कर चुके हैं लेकिन हर गेम भी नहीं खिला रही ना। यही तो बात है कि अगर आपको कोई बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपने थोड़ा उसको रेस्ट देना है। जैसे शाहीन ने 3 T20 में रेस्ट किया तो चले ठीक है, आप उसको सेकंड गो भी दे दें। अब वो प्रूव कर चुका है। हसन अली कंटिन्यूसली प्रूव कर रहा है। उसने साउथ अफ्रीका में प्रूव किया, पाकिस्तान में प्रूव किया और अभी भी उसने प्रूव किया कि वो कमबैक प्रॉपर्ली कर चुका है और पूरा अप टू मार्क खेल रहा है क्रिकेट। तो मेरा ख्याल है कि हसन को आप रेस्ट दे सकते हैं। और यंगस्टर जाहिद को लेके गए थे आप, क्या किया? जाहिद को तो आपने दूसरे में भी बता दिया कि हम तो नहीं खिलाने लगे, तो फायदा T20 में ले जाते, कहीं पे खिला लेते।
T20 के अंदर तो वो जाहिद साहब ने खुद ही एक ऐसा अजीब सी स्टेटमेंट दे दी कि मुझे अकेले ट्रैवल करते हुए डर लगता है। और एक पूरे जहाज में अकेले ट्रैवल करते हुए किसको नहीं लगेगा वैसे। तो वो उन्होंने कह दिया जी मैंने टीम के साथ ट्रैवल करना है। लेकिन हम पहली सिलेक्शन की बात कर रहे हैं इरफान, पहली सिलेक्शन में उन्होंने 3 विकेटें ली हुई थी, अच्छे ओवर किए हुए थे, आपने नहीं रखा था पहली सिलेक्शन में, आपने तो शादाब के बाद रखा। बिल्कुल, हमने ये मानना दिया था जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज के अंदर उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लास्ट T20 के अंदर 3 आउट भी किए, तो सबका मानना ये था कि उसको T20 सीरीज के अंदर होना चाहिए, तो आपने प्रेफरेंस नहीं दी और फिर आपने यासिर शाह की जगह उसको टेस्ट में इंडक्ट कर लिया। ठीक है, वो बड़ी एक वेयर्ड अप्रोच थी कि आपने यासिर शाह की जगह पे उनको इंडक्ट कर रहे हैं और परफॉर्मेंस उन्होंने इवन दो नेशनल T20 के अंदर भी और तमाम PSL के अंदर भी T20 के अंदर दी हुई थी, तो टेस्ट में तो हमने उनको ऐसा देखा ही नहीं तो वो आपने इंडक्ट किया, आपने एक किस्म की खाना पूरी की, किसी को कोई स्लॉट दे दे, किसी को कोई दे दे ताकि सारे खुश हो जाए। तो ये अप्रोच ठीक नहीं है, अब देखना चाहिए था इनको। लेकिन चले साजिद के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर था और उसको आपने गो दिया और मेरा ख्याल है कि ये कम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा था साजिद और नुमान वाला, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म में उसकी बॉल बाहर जाती है, साजिद के अंदर आती है, तो थोड़ी वेरिएशन ऐड हो जाती है। इसी तरह अगर आप जाहिद को इंडक्ट करते तो दोनों बॉलर ऐसे होने थे जिनकी बॉल बाहर की निकलनी थी, तो वो सम हाउ बैट्समैन के लिए एक तरह से मोनोटोनस सी चीज़ बन जाती है, वो इजी टू पिक वाली सिलसिलाकार बन जाती है। बाबर आजम जो है फवाद आलम की तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं और साथ साथ फ़हीम अशरफ के बारे में ऑलराउंडर उन्होंने कहा है कि वो है, कैसा खेल इस दफ़ा समझ रहे हैं क्या वो? नहीं, फवाद आलम ने तमाम क्रिटिक्स को बिल्कुल कि मेरा अपना मानना ये था कि जब मिसबाह उल हक और यूनुस खान ने रिटायरमेंट ली थी तो वेरी नेक्स्ट मैच के अंदर आपका जो फवाद आलम वो इंडक्ट होता था। ये बहुत ज़्यादती की गई, पहले भी 7-8 साल ना खिलाकर उसके बाद भी 2-3 साल उनको बाहर बिठाना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी। तो अभी अच्छी चीज़ है कि वो अपनी इस चीज़ को पॉइंट को प्रूव भी कर रहे हैं कि वो जस्टिफाइड है और हर जगह स्कोर किया है, न्यूजीलैंड स्कोर किया, पाकिस्तान स्कोर किया, इधर स्कोर कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है कि मिडिल ऑर्डर में ऐसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। बट आई स्टिल फील कि उनके साथ एक बड़ी टीमों के खिलाफ आप जब जाएंगे तो आपको साथ असद शफीक चाहिए, क्योंकि असद शफीक जैसा बैट्समैन जिसने इतना प्रूव किया हुआ है उसको भी मस्ट होना चाहिए सारे सिस्टम के अंदर। अच्छा, भारत में T20 वर्ल्ड कप होता देख रहे हैं या फिर UAE में शिफ्ट हो रहा है, क्या होता जी बिल्कुल, हमने जैसे लास्ट टाइम मैं और हमजा भी बात कर रहे थे कि बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि वर्ल्ड कप उधर होगा, क्योंकि भारत का जो पॉइंट भी था अपना IPL को भी इधर करवाने का, वो यही था कि दुनिया को मैसेज दे कि हम करवा सकते हैं। और मेरा अपना ये मानना था कि जिस तरह IPL लास्ट ईयर UAE के अंदर हो गई थी और सक्सेसफुल हुई थी, हमारी जो डायनेमिक्स है ना कुछ कल्चर की, सोसाइटी की, एशिया की, वो बहुत वेयर्ड है, हमें वो ग्राउंड रियलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो पाकिस्तान ने भी PSL के अंदर सफ़र किया कि ब्रांड एम्बेसडर भी जा रहे हैं, फलाना रिश्तेदार है उसको भी टीम से मिलवा दो, अच्छा टेक अवे भी इधर से लेना है। जैसे मोटरवे पे हमारे रूल्स कुछ होते हैं, GT रोड पे कुछ होते हैं, ठीक है ना, तो हमारी कुछ अप्रोच जैसे हमें हल्का सा कोई मार्जिन मिलता है तो हम उसको पूरा यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी हम यही बात कर रहे थे कि सबसे ज़रूरी ये है कि जैसे तमाम फ्रेंचाइज ओनर ने भी कह दिया कि PSL को UAE में शिफ्ट किया जाए, मेरा ख्याल है बहुत वाइज डिसीजन है। मेरी कल कुछ जो PCB के काम थे उनसे भी कल बात हुई है। अच्छा। उन्होंने कहा जी कि हम उनकी राय का एहतराम करते हैं, बट ये सारा जो डिस्क्रिशन है, जो डिसीजन होगा वो NCOC का होगा। अब देखते हैं वो क्या कहते हैं, अगर वो हमें समझते हैं कि UAE के अंदर होना चाहिए तो हम कर सकते हैं। मैंने कहा बट आपका भी तो कोई स्टांस होना चाहिए, जैसे उनका बड़ा क्लियर स्टांस है फ्रेंचाइज ओनर का कि वो क्लियरली कह रहे, मेंशन कर रहे हैं कि IPL से कुछ सीखें, उससे सीखें और आप उधर करें। और आपका क्या स्टांस है? कहते जी हमारा कोई स्टांस नहीं है, ये एक बड़ी वेयर्ड स्टेटमेंट है कि डिस्क्रिशन जो है वो सिर्फ NCOC की है। हाँ जी, उनकी डिस्क्रिशन है, अगर वो कहेंगे पाकिस्तान में करें तो वी विल गो फॉर इट, अदरवाइज वो UAE का हमें अगर प्रेफरेंस देते हैं, रेफर करते हैं तो उधर करवाएं। इमरान भट्ट अजहर और ऊपर से आबिद आ रहे हैं, उनको आज अगर पहले पाकिस्तान खेलता है तो कुछ तेज़ नहीं खेलना चाहिए कि छोटी टीम है, सारे नीचे बैटिंग करें, सारों के पास मार्जिन है कि कुछ स्कोर कर सकें। बाबर 0 पे आउट हो गए थे, चलें बैड लक थी, क्या देख रहे हैं कि बैटिंग हमारी किस तरह से बेहतर होनी चाहिए? देखिए, एक तो अच्छी चीज़ ये थी कि हमने तकरीबन 3.5 दिन के अंदर मैच ख़त्म कर दिया। बैट्समैन की आप सही बात कर रहे हो कि थोड़ा स्ट्राइक रेट कम था। किसी भी आप बड़ी टीम के अगेंस्ट इस स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे तो ऑब्वियसली टेस्ट मैच भी आप शायद ना जीत पाएं। तो थोड़ा सा आपको जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, क्रिकेट बेसिकली साइंटिफिक हो गई है, साइंटिफिक इन अ सेंस कि आपकी हर चीज़ मॉडिफाइड हो चुकी है। अब वो पुरानी ट्रेडिशनल क्रिकेट से तमाम बड़ी टीम बाहर आ चुकी हैं। अब वो एक न्यू इनोवेशन के साथ खेलते हैं। स्ट्राइक रेट जो पहले कभी 2 का होता था, अब वो 4 या 3.5-4 के करीब का आता है। तो ऑब्वियसली ये दोनों ओपनर्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर था।
इन अपनी टीम में वापसी के रखने के लिए कि हम आउट ना हो जाएं। ऑब्वियसली थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया, बट मेरा ख्याल है अगर वो थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट देते हैं तो फिर वो स्ट्राइक रेट को भी इन्हेंस करेंगे। अच्छा इरफान, T20 वर्ल्ड कप में हमारी जो टीम है उसमें भी तब्दीलियां होती देख रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम ने कहा भी है कि 2 तब्दीलियां जो हम करेंगे वापस जाके उसके ऊपर बात भी होगी, फैसला होगा। कौन सी 2 तब्दीलियां आप समझ में रहे हैं? देखिए इसमें अभी पाकिस्तान की यही रहा है कि जब कोई परफॉर्म नहीं करता तो आप पीछे देखना शुरू कर देते हैं, और मेरा ख्याल है मोस्ट लाइकली जैसे शोएब मकसूद को इन्होंने बुलाया हुआ है, उनका नाम ज़ेरे गौर है, और साथ शोएब मलिक भी कंसिडरेशन में है। अच्छा। क्योंकि यूए की कंडीशन के अंदर हमारा अपना मानना भी यही है कि वो शोएब मलिक एक अच्छा सीनियर प्रो के नंबर, और फिटनेस भी उनकी बड़ी अच्छी इंटैक्ट है। तो अगर ये आसिफ और दूसरे हैदर अली ड्रॉप होते हैं तो मेरा ख्याल है ये 2 न्यू इंडक्शन ऐसी हैं जिनको शायद ये वर्ल्ड कप तक कैरी करें। बट मेरा फिर भी मानना ये है कि हैदर को आप इस तरह ड्रॉप नहीं करना चाहिए। हैदर देखे आपकी एक ही कमोडिटी मिली पूरे 3-4 PSL के अंदर, और बड़ा आउटस्टैंडिंग वो परफॉर्म कर रहा था। अब मसला क्या है, आपने हैदर को भी बनाया नहीं है। हैदर की जहाँ गलतियां हैं वो सब हम मानते हैं कि हैदर ने भी अपने पॉइंट जो उसको प्रूव करना चाहिए थे वो नहीं कर सका, लेकिन हैदर को देखे ना पहले मैच में अपने नंबर 3 पे भेजा, फिर आपने ओपनिंग करवाई, फिर उसको ओपन कराई, फिर उसको 5वें पे, कभी 6ठे पे। ये किसी भी प्लेयर को जो क्रिकेट समझता है वो इसको जानता है कि खराब करना हो तो इस तरह से करें। उमर अकमल वाला काम आप ना करें। बहुत शुक्रिया इरफान, हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान आज अच्छा खेल पेश करेगा, पाकिस्तान जीतेगा। और अब हमें इजाजत दीजिए। बिल्कुल जी, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई सुबह के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।